सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम लोग डायग्नोसिस का एक प्रोसेस है, उसको जानना चाहते हैं सभी चिकित्सक गण। अभी हाल ही में पिछले महीने 14, 15 और 16 जून को नेशनल वर्कशॉप और नेशनल सेमिनार के माध्यम से NHEH BSc कोर्स का समापन हुआ। इसके पश्चात चिकित्सकों का कहना था कि सर डायग्नोसिस करने में हम लोग को दिक्कत होती है, बुखार उतारने में दिक्कत होती है। तो उसी के संबंध में मैंने सभी चिकित्सक गणों से कहा भी था कि आप लोग नारायण हर्बल स्पैजरिक का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मतलब चेहरा आधा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या होता है, पूरा चेहरा देखने की आदत पड़ गई है। तो क्या है मेन कि अगर हम लोग डायग्नोसिस करने का अगर प्रोसेस हम चिकित्सकों को मालूम हो तो हम जान सकते हैं कि बुखार क्यों आ रहा है। सबसे पहला चीज़ होता है बुखार। बुखार कई कारणों से आता है, ऐसे तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसको जाने उससे पहले हम सभी चिकित्सकों को ये जानना ज़रूरी होता है ग्राम पॉजिटिव के रिगार्डिंग जो फीवर आते हैं वो, और ग्राम नेगेटिव के रिगार्डिंग जो फीवर आते हैं वो। कहने का तात्पर्य है कि ब्लड के डिसऑर्डर के वजह से अगर कोई डिज़ीज़ जनरेट हुई है और उसमें फ़ीवर आ रहा है तो दैट मीन्स बिनाइन है। लेकिन अगर वही ग्राम नेगेटिव के रिगार्डिंग आ रही है तो वो कैंसरस हो सकता है, कोई डिजनरेटिव डिज़ीज़ हो सकती है, कोई क्रोनिक डिज़ीज़ हो जो बरसों बरस से है, उसके वजह से भी बुखार आ सकता है। तो आज हम लोग डायग्नोसिस करने का प्रोसेस जानेंगे। व्हाट इज़ फीवर। फीवर आज हम लोग इसको समझें, क्योंकि पढ़ेंगे ही बोलूँगा, क्योंकि अगर हम लोग बुखार को समझते हैं तो इसको हमारे डिज़ीज़ के रिगार्डिंग, जो भी डिज़ीज़ हुआ है उसके रिगार्डिंग हम फीवर की मेडिसिन को कैसे दें, कैसे दर्शाएं, कैसे समझें, उन तथ्यों को आज विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, परंतु सभी तथ्यों को लेकर के अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें बिल्कुल यही कहूँगा कि वीडियो लंबा तो बिल्कुल होगा। हम सभी जानते हैं कि फीवर, बुखार को फीवर कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मोलॉजी में इसको हम लोग पैरेल्जिया या पैरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। किसी को अधिक गर्मी है ना, या कोई जगह सुन्न हो रहा हो, बुखार हो गया हो, महसूस हो रहा हो, जो फीवर हो, तो किसी भी तरह का कोई बीमारी या कोई अन्य डिजीज़ नहीं है, बल्कि फीवर एक लक्षण है। बॉडी के अंदर इन्फेस्टेशन की गड़बड़ी, इन्फेक्शन का समावेश, या कहूँ कि गड़बड़ी अप एंड डाउन हुआ हो, या हम जो बोलते हैं कि कोई रिपोर्ट लेकर के आया और उसमें बता रहे हैं कि सर देखो ना बुखार है फला कारण से। तो बुखार कारण है, लक्षण देता है, और ये एक इंडिकेशन है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के, जो हमें बताता है कि इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो जब किसी बाहरी जो संक्रमण होता है वो अगर शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो वैसे कंडीशन में जब हम टच करके शरीर को देखेंगे तो उस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि शरीर गर्म है। तो गर्म है तो उसमें देखना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे देखेंगे। जब हम CBC चेक करते हैं तो उसमें TLC होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो WBC का पहला प्रारूप है। दूसरा प्रारूप होता है DLC। तो हमें देखना है उसमें कि व्यक्ति को अगर फीवर है तो फीवर किस कारण से हुआ। पहला कारण क्या है, बॉडी में हमने इन्फेक्शन चेक करने के लिए CBC चेक कराते हैं, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ी हुई है। और टेम्परेचर जब भी
किसी का अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता है, जैसे हाई होता है, तो उस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होता है उसको डेवलप करता है, और फिर हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटेक्शन पॉइंट होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, जो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम का कार्य है, एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के बाद उसमें देखता है कि फॉरेन पैथोजन में बैक्टीरिया कौन सा है, फंगस कौन सा है, वायरस कौन सा है और पैरासाइट कौन सा है। इसको मेडिकल टर्मोलॉजी में कहा जाता है, जब देखे होंगे आप लोग कोई डिजीज़ को आप ट्रीट कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, तो मॉडर्न मेडिसिन्स में देखे होंगे कि वे लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर कराते हैं। उससे ये पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन रेसिस्ट करेगी, कौन सी मेडिसिन देने से किसी अन्य मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेट क्रिएट करेगा, मतलब क्या सावधानियां आपको रखनी है, ये इसकी जानकारी इसके द्वारा ही मिलती है। और नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र अपना रिसर्च करते हुए इसी तथ्यों को पूरा जोड़ते हुए लगभग आज 164 प्रोडक्ट्स को लगभग हम टेस्टेड हो चुके हैं, और कुछ एक प्रोडक्ट्स बचे हैं जिनका कैंसर सेल स्टडी वगैरह चल रहा है, एनिमल स्टडी वगैरह चल रही है। तो जो कंप्लीट रिपोर्ट आएगी वो तो आने की बात की चीज़ है, लेकिन अगर हम सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंपनीज़ जो हैं, अगर इस तरीके से तथ्यों को उजागर करने लगें कि ई कॉलिक बैक्टीरिया में कौन सी मेडिसिन काम करेगी, लैक्टोबैक्लिक कौन सी काम करेगी, या हम कहें कि फाइनोजेमिनिस निमोना फाइनोमिना एक ग्रुप है, स्पीसीज़ है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे गॉल ब्लैडर के केसेस में, एडिनोमा कार्सिनोमा में केसेस में ये देखने को मिलता है। तो जब इस तरीके के तथ्य को चिकित्सकों के पास तक पहुंचाया जाएगा, भले वो प्रोडक्ट हो, मना नहीं है, सेटल्ड प्रोडक्ट हो, जैसे आप देखे होंगे मॉडर्न मेडिसिन में भी आती है, बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, एक्चुअल में ये सेटल्ड मेडिसिन है। तो सेटल्ड मेडिसिन जिसका फॉर्मुलेशन पहले से तय किया हुआ है, उसका डोज पहले से तय किया गया है एज़ पर कंडीशन, तो वो जानकारी हमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और माइक्रोबायोलॉजिकल एथेंटिक जो उसके एक्सपेरिमेंट के बाद एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि डिजीज़ के प्रोडक्ट के अंदर कोई स्पॉइल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो पैरासाइट को बिलोंग करता है, और कोई फंगस तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो शुद्ध है। और कई बार फंगस की 7 क्राइटेरिया होती है, इसमें 5 क्राइटेरिया तो बहुत अच्छी होती है, 6ठी क्राइटेरिया ख़राब होती है, और एक ब्लैक चारकोल टाइप का हो जाता है जिसमें RS वगैरह लोग डालते हैं। तो मेडिसिन 18 महीने से 24 महीने के अंदर जब ख़राब होती है, तो उसके बाद इसके अंदर देखने को मिलता है ब्लैक चारकोल टाइप का। एक्चुअल में वो प्रोटोजोआ है। अगर उसका यूज़ किसी को करा दीजिए तो वैसी कंडीशन में जो खुजली व्यक्ति को होगी वो जल्दी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। उससे फाइट के दौरान जो बाहरी संक्रमण व्यक्ति को हुआ है उसको बॉडी के अंदर आने से रोकता है। अगर नहीं रोक पाता है तो संक्रमण हो सकता है। उसके जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की कमी है, इनसे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो पहला तो ये समझ में आया कि इसमें प्रोटोजोआ, फंगस, माइक्रोबायोलॉजी क्यों कराना ज़रूरी होता है प्रोडक्ट का, चाहे डिज़ीज़ का हम कैसे कराते हैं। CBC के अंदर WBC पार्ट होता है जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 1 और एक डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जिसमें 5 टेस्ट होते हैं, जिसका टोटल वैल्यू 100 आना चाहिए जोड़ने से। अगर ये कम या ज़्यादा है तो रिपोर्ट फॉल्स है। इसको समझना ज़रूरी होता है चिकित्सक के लिए। तो आगे जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर उसी कंडीशन को जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को फीवर, पैरेल्जिया, पैरेक्सिया के नाम से हम लोग चिकित्सक लोग इसको प्रबोधन करते हैं।
ये केवल एक सिम्टम होता है, हमें बताता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन प्रवेश कर रहा है या तो कर गया है। जैसे कहीं मान लेते हैं आपको कोई चोट लगी, इंजरी हुई और फिर वहाँ पे सर्जिकल ट्रॉमा हो गया, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एलर्जी या कोई स्किन प्रॉब्लम हुआ हो, कोई स्किन डिसऑर्डर हुआ हो, या फिर ये कह सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया हो पेशेंट को, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी ठंड वाले प्रदेश आप किसी गर्म प्रदेश में रह रहे थे और आप अचानक ठंड वाले प्रदेश में चले गए, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होगा और ऐसे कंडीशन में कई बार इन्फेक्शंस जो होती है वो बॉडी के अंदर घर कर जाता है। फिर या फिर क्या एक कंडीशन होती है जिसमें स्ट्रोक हो गया हो, या फिर कोई ब्लड रिलेटेड इशू या ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस हुए हों, जैसे जीबी स्टोन हो सकता है, आपका पाइलोरिक में आता है कि डिओडेनम अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसके अलावा में कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई रिलेटेड डिजीज़ हुआ हो, तो इस कंडीशन में ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस पेशेंट को मानना चाहिए हुआ है। या फिर जैसे ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया हो गया हो, तो ऐसे जिसमें कई केसेस आते हैं जिसमें कफ हुआ हो, और कई केसेस आते हैं जैसे यूटीआई का कोई डिसऑर्डर हुआ हो, इस प्रकार के इन्फेक्शंस हो रहे हों जिसमें पेशेंट को अधिक, ऐसे कई कारण होते हैं जिसमें शरीर जिम्मेदार होता है। मन जिम्मेदार है क्योंकि मन ही तो सब करा रहा है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन कहा जाता है, फंगस को इन्फेक्शन कहा जाता है, एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर घटी हुई हो जिसमें एंटीमाइक्रोबियल की वैल्यू घटी हो, ठीक है। फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस तरफ बढ़ा हो, मतलब 4000 से नीचे टीएलसी की वैल्यू घट रही हो तो ल्यूकोसाइटोसिस की प्रक्रिया जा रही है, और अगर वही चीज़ बिगड़ करके ल्यूकीमिया के तरफ बढ़ गया, मतलब 11,000 से बढ़ते हुए वो 1.5 लाख 1 लाख या हो सकता है 50,000 में तो ल्यूकीमिया नहीं गिना जाता है, 84,000 से ऊपर होना चाहिए ल्यूकीमिया के लिए, तो ये कंडीशन आती है 3 लाख क्यूबिक मिलीमीटर तक जाता है वैसी कंडीशन में जिसमें ल्यूकीमिया का केस हो रहा हो। तो बात आती है कि अगर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है तो हमारे शरीर में किसी भी सिस्टम में कोई काम जो है या तो वो ज़्यादा कर रहा है या तो वो कम कर रहा है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स के माध्यम से हमें देखने को मिल जाता है, पता चल जाता है कि किस वजह से व्यक्ति के शरीर में कौन सा इन्फेक्शन आया है, वो टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। और जब हमारे शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वैसी कंडीशन जब आती है तो बढ़ जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम हैं सभी सिस्टम को वो प्रभावित करता है। बुखार जो है एक लक्षण है, मान लेते हैं आँख में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सीवियर कंडीशन जाएगी तो बुखार लाएगा शरीर के अंदर। तो ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम को जनरेट कहने चाहिए कि अगर इसके साथ में कोई अगर फीवर होता है वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम को दर्शाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर के सेल्स जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन होता है तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से पैथोजेंस जो होते हैं, बाहरी पैथोजेंस जो कस्टम एजेंट्स जो होते हैं उसके विरोध नहीं कर पाते। और वैसी कंडीशन में हम बात करके कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे शरीर के उस तरह की कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है, तो उसमें सबसे पहला सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं। तो इसमें जो फीवर होते हैं तो किसी तरह का कोई प्रभावित हुआ होगा अंग, हो सकता है ट्रेचिया में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ब्रोंकियोली में कोई दिक्कत आ रहा हो, या प्लूरिसी कुछ प्लूरल इन्फ्यूज़न जनरेट हुआ हो, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें जो सांस लेने की शक्ति होती है उसमें ब्रीथिंग जो होती है वो या तो स्लो हो जाती है या फिर रैपिड ब्रेथ जो होता है वो देखने को मिलता है। सेकेंड सिस्टम जो इसके तहत आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? ये जो फीवर होते हैं उसको जो किसी तरह से प्रभावित करेगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर जो प्रभाव मिलेगा देखने को, वो पल्स रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। आपने देखा होगा कि किसी को फीवर है तो उसका जब चिकित्सा हम करते हैं तो सबसे पहले हम पल्स रेट हाथ लगा करके ऐसे देखते हैं ना। क्या देखते हैं? यहीं देखते हैं, ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भाई, कैसे बताऊं? ये है हाथ, इन जगहों पे लगाते हैं, ये थंब साइड से, क्योंकि थंब साइड से हम जब लगाते हैं उसको तो हम आर्टरीज और वेंस के ऊपर प्रेस होता है। वात, पित्त, कफ कई लोग बोलते हैं, बट हम लोग बोलते हैं लीवर, स्प्लीन और लंग्स। और दूसरे हाथ में चेंज हो जाता है यही चीज़, हार्ट बोलना चाहिए, हार्ट, किडनी और बोलना चाहिए आपका लीवर का पैनल होता है, उस पैनल से हम देखते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में दोनों हाथ के अलग अलग मीनिंग होते हैं, दोनों हाथ के जो पल्स हम लेते हैं उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। बात आती है अगर पल्स में कोई गड़बड़ी आई है तो उस दौरान पल्स रेट जो होती है वो बढ़ी हुई मिलती है, और इसको हम ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तीसरा जो आता है वो एलिमेंट्री सिस्टम है। एलिमेंट्री सिस्टम को अगर फीवर कैसे प्रभावित करता है, जैसे किसी को फीवर होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मुंह सूखने लगता है, देखे होंगे आप लोग। कई बार ड्राई हो जाता है पूरा मुंह सूख करके एकदम। कॉटन गॉज होता है ना, जो कोटेड गॉज होता है, तो कई बार आप देखे होंगे कोटेड गॉज टाइप का टंग के ऊपर कोटेड टंग हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद लेयर दिखाई देगी या पीली लेयर दिखाई देती है, मतलब जीभ जो होती है उसके ऊपर सफ़ेद लेयर हो जाती है, या हल्की वो देखने से लगेगी मोती जैसे है। तो ऐसे में लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ख़त्म हो जाती है, और भूख नहीं लगने के कारण फीवर जो एक लक्षण के तौर पे दिखाई देता है। जो एलिमेंट्री सिस्टम का फीवर होता है उसमें ये सब देखने को मिलता है। चौथा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई एलिमेंट्री के बाद डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर किसी को फीवर होता है तो सिस्टम में देखने को मिलता है कि व्यक्ति नोज़िया या वोमिटिंग, मतलब व्यक्ति को मिचली आती है, उल्टी जैसा लगता है, या व्यक्ति उल्टी महसूस करता है कि उल्टी होने वाली है, और उल्टी कई बार हो भी जाती है। ये नोट्स बनाया आप ही लोग के लिए बनाया है। क्या है, बुक तो रहती नहीं है, बुक छपती है और आप लोग ले जाते हैं। अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, क्योंकि किसी लेखक का अगर इस तरीके से भी अभिवादन हो, अभिनंदन हो, तो लेखक खुश होता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर मान लेते हैं किसी को कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, या डिस्पेप्सिया, किसी को कॉन्स्टिपेशन काफ़ी दिन तक रह गया हो तो डिस्पेप्सिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे में कभी कभी डायरिया भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फीवर होते हैं उसमें इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पांचवा जो आता है वो यूरिनरी सिस्टम है। सिस्टम तो अलग अलग बनाए जा सकते थे, इतने सिस्टम को मैंने बनाया है। तो यूरिनरी सिस्टम में फीवर कैसे इफ़ेक्ट करता है, जैसे किसी को फीवर हुआ हो तो उसमें जो फीवर होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो तेज़ी से
बढ़ता है, तो हीट जो हुआ बॉडी के अंदर वो लॉस हो रहा है, क्योंकि बॉडी से जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हीट लॉस होता है। तो हीट जब लॉस होगा तो उसकी वजह से जो पसीना आता है उसके कारण बॉडी से जो फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ, पानी जो निकल गया, बाहर बह गया, इस वजह से बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसमें इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब इसे ये कह सकते हैं कि मच्छर काट रहा था भाई, डिमिनाइज्ड यूरिन आउटपुट, या फिर ये कह सकते हैं कि बर्निंग मेंसुरेशन आ रहा हो व्यक्ति को, हाई कलर्ड यूरिन हुआ हो, जो यूरिन का आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। और जब पानी कम हो जाता है तो बर्निंग मेंसुरेशन वाली बात होने लगती है, कई बार यूरिन के रास्ते ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो इसका प्रभाव जो होता है वो किडनी पर होता है, क्योंकि जो पानी होता है वो किडनी फिल्ट्रेशन को भी प्रभावित करता है और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट के कम होने की वजह से जो बर्निंग मेंसुरेशन होता है, बर्निंग मेंसुरेशन भी हो सकता है, यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि लगातार अगर पानी कम होते जाएगा तो एक समय आएगा कि किडनी श्रिंक करना चालू कर देगी, छोटी होने लगेगी और फिर वो डिजेनरेटिव की ओर बढ़ती है। किडनी हो गया, माउथ हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली डिजीज़ यहाँ जनरेट होती हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ है तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्योंकि जब पढ़िएगा तभी गढ़िएगा। क्योंकि कोई भी बोलेगा कि नहीं नॉलेजेबल क्लास कहाँ से मिलेगी, तो पढ़ना होगा आपको। आप जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज मिलेगा। रही बात प्रोडक्ट्स की, तो हम सेटल्ड मेडिसिन बनाते हैं और हमारी मेडिसिन टेस्टेड होती है, लैब टेस्टेड। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नारायण हर्बल स्पाइसरी के द्वारा बनी रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहिए, तो 2 यूनिट हैं हमारे पास। हालांकि वर्तमान में 3 यूनिट है, बट 2 यूनिट से मेडिसिन का संचालन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है भिलाई में। इसके बाद आपके पास 2 यूनिट है, एक बिहार में है और एक गुजरात में है। यूनिट 2 गुजरात में है, यूनिट 4 जो है वो बिहार में है और यूनिट 3 जो है अभी प्रस्तावित है, उसके ऊपर भविष्य में मध्य प्रदेश में कहीं खोला जाएगा, लेकिन अभी प्रस्तावित है। और रही बात रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ टेस्टेड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी घट जाए तो वहाँ पे वो टेस्ट रिपोर्ट कम से कम काम आती है। ख़ास तौर पे उस चिकित्सक की रिहाई तक का तो बिल्कुल जिम्मा होता है उस टेस्ट रिपोर्ट का। तो कल मिलेंगे हम लोग। कल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आज ही कल हो गया है, 2 बज चुके हैं। तो बात साफ़ सुथरी है कि एक एक डिज़ीज़ को लेकर के 1-2 दिन के अंदर हम वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि NH-EH BSc कोर्स जब समाप्त हो गया, इसके समापन के बाद हमने नया कोर्स चालू किया है। बहुत दिनों से लोगों की फरमाइश आ रही थी, सिफारिश आ रही थी कि सर नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स का सेकंड बैच चालू किया जाए। फर्स्ट बैच पास आउट हुए थे 2022 में, 21-22 में हुआ था ये प्रोग्राम, और इसमें लगभग भारत से 147 डॉक्टर्स पार्टिसिपेंट थे, जिसमें से 13 लोग फेल हुए थे और 26 लोग एब्सेंट हुए थे टोटल। क्राइटेरिया भी बताना ज़रूरी है ना। और इसमें डिस्टिंक्शन पाने वाले जो डॉक्टर्स थे, 5 डॉक्टर थे डिस्टिंक्शन जिन्हें मिला। सबसे पहले योगेश्वर प्रिया जी थे, दूसरे नंबर पे प्रशांत जी थे, तीसरे नंबर पे अकबर जी थे, चौथे नंबर पे आपके बिहार के हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे,
वो थे। 5वें नंबर पे शायद मनीष जी थे, मनीष पाटीदार जी थे। चौथे या 5वें नंबर पे थे, ऐसी कुछ था। और छठे नंबर पे कौन था? छठे नंबर पे एक डॉक्टर मैडम थी, कोई महिला थी। 5-6 लोगों का याद है मुझे, बाकी तो याद नहीं है। जेके देवांगन जी भी पार्टिसिपेंट थे, बहुत अच्छे कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे सीबीसी को लेकर के, क्योंकि डायग्नोस करने में हमें सीबीसी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको कल या परसों में दिमाग लगा के समय निकाल के ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप सभी को ये क्लियर कट हो जाए कि सीबीसी जो टेस्ट होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है। हालांकि पूरे नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र और आस्था फाउंडेशन के जो संयुक्त चिकित्सक हैं, वो सभी ने काफ़ी कार्य किया है, काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। और आने वाले नवंबर में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसको हम सार्वजनिक करेंगे। हालांकि रिपोर्ट आ गई है, बट हम सार्वजनिक इसको नवंबर में करेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।